नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज वैसे तो आप पॉलिटी भी कह सकते हैं या फिर जनरल जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जीके के क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 से जो है हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है द सॉन्ग जन गण मन वॉज ओरिजिनली कम्पोज इन विच लैंग्वेज। ये जो जन गण मन गीत है ये मूलतः किस भाषा में जो है वो लिखा गया है। तो अगर इस सॉन्ग की बात करें तो ये मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, ये बंगाली में लिखा गया है। बंगाली, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब बंगाली भाषा में ये लिखा गया है। और ये जो जन गण मन है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था? ये कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। RN टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, ये नाम आप याद रखिएगा। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग पर। वैसे तो सभी को पता है, परंतु फिर भी जो है कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये जो जन गण मन है ये नेशनल एंथम है। और अगर बात करें वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग है इंडिया का। ये आप दो चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा। वैसे तो बेसिक है, परंतु कन्फ्यूजन फिर भी क्रिएट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 140 में पूछा गया है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? ये फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फंडामेंटल राइट से ये संबंधित है। अब पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ये तो डायरेक्टली ही पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है। तो डिफरेंट पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कितने पार्ट हैं मैंने आपको एक दो दिन पहले ही बताया था, तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि टोटल कितने पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो पार्ट 3 है इसके आसपास, यानी कि पार्ट जैसे कि 4 आ जाता है, पार्ट 4 ये आ जाता है, वो किसके साथ डील करते हैं? पार्ट 4 जो है वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। और पार्ट 4A जो है वो किससे डील करता है? ये फंडामेंटल ड्यूटी से जो है वो डील करता है। उसी तरह इलेक्शन कमीशन से जो है वो कौन सा पार्ट डील करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो पार्ट डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है पार्ट 15। ये इलेक्शन से डील करता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज से कौन सा पार्ट डील करता है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज से जो है वो कौन सा पार्ट डील करता है? ये पार्ट 17 है जो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जिनके जिसको कैग भी कहते हैं, तो कैग को जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो कैग को जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट यहाँ पर तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, नन ऑफ दिस। अब प्रेसिडेंट तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सही आंसर आ गया। कैग के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कैग का टेन्योर यानी कि कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो कैग का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? ये होता है 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। 6 ईयर यानी कि 6 साल या फिर 65 साल, जो भी इनमें से पहले होता है ये इनका टेन्योर माना जाता है। और कैग को जो है रिमूव करने का प्रोसीजर जो है वो क्या होता है? तो कैग को रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि जिस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव किया जाता है, उसी तरह कैग को भी जो है वो रिमूव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 142 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो किस वर्ष जो था वो आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ था? तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था ये ऑप्शन बी 2005 जो है वो सही आंसर होगा। अब डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है वो एक्ट आपने पढ़ लिया कि ये 2005 में एनेक्ट हुआ था, लागू हुआ था। यानी कि यहाँ से आप बेसिक सी चीज़ याद रखिए, ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जिसको NDMA भी कहते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इस अथॉरिटी को जो है वो किसके द्वारा हेड किया जाता है? यानी कि इसके हेड कौन होते हैं? तो इसके हेड जो है वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके हेड होते हैं। तो ये आप बस यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये जो सेकंड ARC था इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सेकंड ARC के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वीरप्पन मोइली। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वीरप्पन मोइली जो है इसके चेयरमैन थे। ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमीशन था इसके बारे में याद रखिए। ARC भी इसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो यहाँ से बस आप इतना ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है मीनिंग ऑफ सेवोत्तम इन सेवोत्तम मॉडल इज। तो ये जो सेवोत्तम मॉडल है इसमें सेवोत्तम का अर्थ क्या है? तो सेवोत्तम का मतलब हुआ ऑप्शन ए सर्विस एक्सीलेंस, यानी कि सेवा उत्कृष्टता जो है इसका सही आंसर है। ये इसका सही मतलब होता है। तो यहाँ से भी जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन से निकल के नहीं आते। ये जो सेवोत्तम था इसको डिज़ाइन कब किया गया था? इसको डिज़ाइन किया गया था 2006 में। 2006 में जो था इसको डिज़ाइन किया गया था। ये भी आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वॉज
सेटअप इन विच प्रेसिडेंसी टाउन, तो किस प्रेसिडेंसी टाउन में भारत के प्रथम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर ये सबसे पहले एमसी की स्थापना की गई इनके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। तो सबसे पहले जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप की गई थी वो सेटअप की गई थी मद्रास में। ऑप्शन ए मद्रास जो है वो सही आंसर है। मद्रास में तो स्थापित की गई। कब ये स्थापित की गई? ये स्थापित की गई थी 1688 में। और इसके बाद कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसके बाद बॉम्बे में स्थापित की गई, कैलकाटा में स्थापित की गई। और ये कब स्थापित की गई? तो ये अराउंड जो था वो 1726 के जो था वो सेटअप की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 146 में SVEEP इज एक्रोनिम ऑफ। तो इसके अगर संक्षिप्त की बात करें तो इसका मतलब होता है ऑप्शन ए सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये जो है इसका सही मतलब होता है। SVEE का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर कई बार पूछा जा सकता है कि SVEEP में जो है वो P किसके लिए स्टैंड करता है? तो P पार्टिसिपेशन के लिए स्टैंड करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। V वोटर्स के लिए, S सिस्टमेटिक के लिए और E जो है एक एजुकेशन के लिए और एक इलेक्टोरल के लिए स्टैंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कृष्णोत्री योजना इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। ये जो कृष्णोत्री योजना है ये किसको शामिल करती है? कौन सी योजना यहाँ पर शामिल मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये जो कृष्णोत्री योजना है इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी आता है, इसमें नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी आता है, इसमें नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी भी जो है वो आता है। तो इसमें ये तीनों मिशन जो हैं वो आते हैं, स्कीम्स तीनों आती हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 148 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दी साहित्य अकेडमी पब्लिशेस बुक्स इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। ये जो साहित्य अकादमी है ये कितनी भाषाओं में किताबें प्रकाशित करती है? क्वेश्चन नंबर 148 की बात करेंगे तो 148 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 24 लैंग्वेजेस, 24 भाषाओं में जो है ये किताबें जो है वो प्रकाशित करती है। ये 24 भाषाओं में तो प्रकाशित करती है और ये 500 के आसपास जो है वो एनुअली किताबें जो है वो छाप भी देती है। ये साहित्य अकादमी के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है करंटली विच इज़ द बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्सेस इन इंडिया। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। इसकी गणना के लिए कौन से ये वर्ष पर आधारित है? तो ये जो है कौन से वर्ष पर आधारित है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है 2011-12। 2011-12 जो है इसका बेस ईयर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ से आप इतना ही याद रखेंगे, द काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन इंडिया। तो भारत में किस स्थान पर चर्म निर्यात परिपथ जो है वो स्थित है? तो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट कहाँ पर स्थित है? 150 का ऑप्शन डी सही आंसर है। ये चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में स्थित है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट। अब देखो यहाँ से भी जो है वो कुछ खास तो नहीं बनता है। काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट के बारे में याद रखिए कि इसका ये कहाँ पर स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है। बस अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दी हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड। तो स्टैम्प इकट्ठा करने का जो शौक होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिलेंट्री। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दी गई हैं। एक ऑप्शन ए दिया गया है जिसमें लिखा गया है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स किसको कहते हैं? इसको कहते हैं जो एक हैबिट होती है, जैसे हैबिट ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स या फिर आप कह लीजिए स्टडी ऑफ कॉइन्स, जिसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ये आप यहाँ से याद रखिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाता है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अच्छा, उससे पहले अगर अभी तक भी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 स्मॉल में लिखकर, स्मॉल लेटर्स में लिखकर आप हमें सर्च कर सकते हैं अपने टेलीग्राम से, अगर लिंक जो है वो काम नहीं करता। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। 152 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पुलिस वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ये जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पुलिस थी इसको कब लॉन्च किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 152 की अगर बात करेंगे तो इसको ऑप्शन ए 2013 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया। तो भारत में जो है वो किस स्थान पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी जो है वो स्थित है? ये अकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये चेन्नई में भी स्थित है और गया में भी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का इस हिसाब से ऑप्शन ए भी सही होगा और ऑप्शन बी भी सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, बोथ ए एंड बी। अब ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहले तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। अब 1963 में तो इसकी स्थापना हो गई। इसका मोटो क्या है? मोटो भी इनका कुछ होता है
तो अगर मोटो की बात करेंगे तो मोटो जो है इसका वो है सर्व विद ऑनर। अच्छा, मोटो पता चल गया। अब एक और बात यहाँ से क्लियर कीजिए, मैंने 2 ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमीज आपको बताई, एक चेन्नई और एक गया। ये जो चेन्नई की ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी थी इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और ये जो गया की ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी थी इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। तो ये दोनों ही आप याद रखिए। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है आईएमए। आईएमए की हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आईएमए का पूरा नाम पहले आप जानिए, इसका पूरा नाम है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आईएमए का पूरा नाम आपको पता चल गया। अब आईएमए का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? आईएमए का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून यानी कि उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये भी आप आईएमए के बारे में याद रखें। आईएमए की स्थापना कब हुई थी? आईएमए की स्थापना 1932 में हुई थी। तो 1932 में तो इसकी स्थापना हुई। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है वीरता और विवेक। ये इसका जो है मोटो है। तो ये सब आप आईएमए के बारे में भी याद रखेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए, एग्जाम में भी आपकी हेल्प डेफिनेटली यहाँ से करेंगे। और अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।